गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने रियल सीक्वेंस पढ़ा था। उस रियल सीक्वेंस में अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। सीक्वेंस क्या होती है, यदि सीक्वेंस बाउंडेड होता तो क्या होता है, सीक्वेंस का सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंसेस भी अपन ने पढ़ी। यदि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो क्या होती है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो क्या होती है, ये सब चीजें अपन ने पढ़ा था। और इसके अलावा अपन ने ये भी पढ़ा था कि लिमिट पॉइंट किसी सीक्वेंस का क्या होता है। अपन जानते हैं कि यदि कोई सीक्वेंस एक्शन होती है तो उस सीक्वेंस एक्शन का लिमिट पॉइंट अल्फा होता है, हैज ए लिमिट पॉइंट अल्फा इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists n belongs to n such that modulus of xn minus alpha is less than epsilon for all n belongs to n। यानी किसी नेचुरल नंबर n के मान के लिए यदि कोई पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए मॉडुलस ऑफ xn माइनस अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो अपन कहते हैं कि वो अल्फा जो है वो उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाता है। इसको दूसरे शब्दों में अपन लिखें तो इसका मतलब ये निकलता है कि xn बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन और ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी उस अल्फा का कोई यदि कोई ऐसा नेबरहुड मौजूद है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन, यदि उस नेबरहुड में उस सीक्वेंस के यदि इनफाइनाइट पद विद्यमान होते हैं, यदि उस नेबरहुड में अल्फा के उस पॉइंट के नेबरहुड में यदि उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट पद मौजूद होते हैं तो ऐसा पॉइंट लिमिट पॉइंट कहलाता है। यह भी अपन ने पहले पढ़ा है। अब अपन इससे संदर्भ में लिमिट पॉइंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टडी करेंगे जिसको अपन कहते हैं बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम। सो बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम। ये बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम क्या होती है, इसका स्टेटमेंट पहले अपन लिखें। इसका स्टेटमेंट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज at least one limit point। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक लिमिट पॉइंट अवश्य विद्यमान होता है। ये आपके बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम कहलाती है। इसका प्रूफ अपन देखेंगे। अपन ये मान करके चलें that xn is a बाउंडेड सीक्वेंस। अपन ये मान लें कि जो xn है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। xn बाउंडेड सीक्वेंस यदि है, अपन ये मान लें कि इसका कोई रेंज सेट भी होता है। रेंज सेट अपन ये जानते हैं कि रेंज सेट किसी भी सीक्वेंस का वो सेट होता है जिसमें उस सीक्वेंस के पद विद्यमान होते हैं। तो अपन यदि ये मान लें यदि S is the range set of sequence xn, यदि इसका रेंज का सेट है तो इस सेट की परिभाषा से S में जो एलिमेंट्स होंगे वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो उस सीक्वेंस में मौजूद है। फॉर ऑल n belongs to n, यानी उस सीक्वेंस के जितने सारे पद होंगे वो सारे के सारे पद उस रेंज सेट S में विद्यमान होंगे।
अब यहाँ पर इस S की दो संभावनाएं हो सकती है कि जो सेट अपन ने कंसीडर किया है S, उस S की दो संभावनाएं हो सकती है। पहली संभावना तो ये है कि S जो है वो फाइनाइट है। एक संभावना ये बनती है कि S इज फाइनाइट सेट। S फाइनाइट सेट है। अब चूंकि अपन पहले ही जानते हैं, जब S को अपन ने डिफाइन किया था, S तो उस सीक्वेंस का रेंज का सेट होता है, तो उस रेंज वाले सेट में सीक्वेंस का रेंज का सेट होता है, और इस रेंज के सेट में वही पद होते हैं जो सीक्वेंस के पद होते हैं, यानी सीक्वेंस के सारे पद इस S में विद्यमान होते हैं। यहां अपन ये जानते हैं कि जो सीक्वेंस होती है उस सीक्वेंस में तो इनफाइनाइट पद होते हैं, और यहां अपन पहले केस में ये मान करके चलते हैं कि S फाइनाइट सेट है। तो एक तरफ तो सीक्वेंस में इनफाइनाइट पद होते हैं, और दूसरी उससे जो सेट बनता है जिसको रेंज सेट S कहते हैं, उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। ये तभी संभव होता है जब उस सेट में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो इनफाइनाइट बार रिपीट होते हो। ऐसा तभी संभव है कि किसी भी सेट में इनफाइनाइट पद होते हैं, number of elements are infinite but the set is finite. It is only possible when there are some points, some elements which repeats infinitely many times. अपन मान के चलें कि ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स हैं जो इनफाइनाइट बार रिपीट होते हैं। मान लेते हैं ऐसा एक एलिमेंट अल्फा है। So let S is finite since S has infinite points and S is finite, which is only possible when there are some points of S which repeat infinite time. ऐसा मान लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स निश्चित रूप से ऐसे होंगे जो इनफाइनाइट बार रिपीट होते हैं। अपन ये मान करके चले, लेट अल्फा बी सच पॉइंट which repeats infinite times. अपन ये मान लें कि उन सब जो रिपीट होने वाले पॉइंट्स में उनमें से एक पॉइंट अल्फा ऐसा है जो इनफाइनाइट बार रिपीट होता है। इसका मतलब ये निकला कि इनफाइनाइट बार रिपीट हुआ तो उस सीक्वेंस, उस S में ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो अल्फा के बराबर है, जिनकी वैल्यू अल्फा के बराबर है। यानी उस सेट S में मान लीजिए ऐसे xn मौजूद हैं जिनके मान अल्फा के बराबर हैं और ऐसे इनफाइनाइट हैं फॉर इनफाइनाइट। लेकिन अपन जानते हैं कि अल्फा जो पॉइंट है, अल्फा एक ऐसा पॉइंट होता है जो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है। अल्फा एक ऐसा पॉइंट होता है जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, जो अल्फा का नेबरहुड भी कहलाता है, इसमें एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये निकला कि xn जो अल्फा के बराबर है और जो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, इस नेबरहुड में एग्जिस्ट करता है फॉर इनफाइनाइट, यानी n के अनंत मानों के लिए xn उस s का एक एलिमेंट है। xn उस s का एक एलिमेंट है जो इस अल्फा के नेबरहुड में एग्जिस्ट करता है। और ये किसकी डेफिनेशन होती है? ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है जो अपन ने पहले पढ़ा है। एक पॉइंट अल्फा किसी सेट का या किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि उस अल्फा के नेबरहुड में उस सेट या उस सीक्वेंस के अनंत पद विद्यमान होते हैं, तो ऐसा पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट कहलाता है। तो यहां से ये रिजल्ट मिला, दिस इंप्लाइज अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ
एस। ये अल्फा एस का लिमिट पॉइंट है, लेकिन अपन जानते हैं कि एस में तो वही पद हैं जो सीक्वेंस के पद हैं। इसका मतलब जो अल्फा होगा, यदि वो एस का लिमिट पॉइंट है तो वो सीक्वेंस एक्सएन का भी लिमिट पॉइंट होगा। दिस इंप्लाइज अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एक्सएन। तो पहला केस जब अपन ने ये माना कि जो सेट अपन ने एस कंसीडर किया था वो यदि फाइनाइट है, तो सेट यदि फाइनाइट है तो उस सेट का एक लिमिट पॉइंट होगा, यानी उस सीक्वेंस का भी एक लिमिट पॉइंट जरूर मौजूद होगा। पहला केस। यदि अपन सेकंड केस कंसीडर करें इसमें, वो सेकंड केस ये कंसीडर करें, मान लीजिए यदि जो सेट अपन ने एस जो रेंज सेट था जो कंसीडर किया था वो इनफाइनाइट है, जो रेंज का सेट अपन ने कंसीडर किया था वो इनफाइनाइट है। चूंकि आपको पहले से ही दे रखा है कि जो सीक्वेंस एक्सएन है वो बाउंडेड है। सीक्वेंस एक्सएन बाउंडेड है, यदि सीक्वेंस एक्सएन बाउंडेड है तो निश्चित रूप से जो रेंज का सेट एस होगा वो भी बाउंडेड होगा। यदि सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका जो रेंज का सेट बनेगा वो भी बाउंडेड बनेगा। तो अपने पास दो स्थितियां बनती है एस की, एक तो एस इनफाइनाइट है और दूसरा बाउंडेड है। तो रिजल्ट अपन को यहां से एक निष्कर्ष निकलता है कि दिस इंप्लाइज एस इज इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। एस एक ऐसा सेट होगा जो इनफाइनाइट भी होगा और बाउंडेड होगा। तो यहां पर अपन पॉइंट सेट थ्योरी में चलते हैं। उस सेट थ्योरी में एक थ्योरम होती है जिसको अपन बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम कहते हैं। वो सेट थ्योरी के लिए होती है, और सेट थ्योरी की बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम ये कहती है कि यदि कोई इनफाइनाइट बाउंडेड सेट होता है तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट अवश्य मौजूद होगा। उसी थ्योरम का अपन यूज यहां पर करते हैं। देन बाय बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम for sets S has at least one limit point. Let alpha be the limit point of S. अल्फा अपन ये मान के चलें कि जो सेट अपने पास ये आया उसका लिमिट पॉइंट है। यदि अल्फा इसका लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब अल्फा का कोई नेबरहुड होगा अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, उसमें एस के इनफाइनाइट पद होंगे। दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ एस। उस नेबरहुड में अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन में उस एस के इनफाइनाइट पद होंगे। चूंकि एस में तो वही पद हैं जो उस सीक्वेंस में पद होंगे, इसका मतलब ये निकलता है कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो नेबरहुड अल्फा का है उस नेबरहुड में सीक्वेंस के भी इनफाइनाइट पद होंगे। सो अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस एक्शन। तो अल्फा एक ऐसा पॉइंट हुआ जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट पद मौजूद होंगे। इसका मतलब ये निकलता है कि अल्फा उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एक्स। तो दो स्थितियां थी यहां पर अपन ने देखा कि जो रेंज का सेट यदि फाइनाइट है उस वाली स्थिति में भी उस सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट होगा, और यदि रेंज का सेट इनफाइनाइट है तो उस स्थिति में भी उस सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट मौजूद होगा। इसका मतलब ये निकलता है कि हर स्थिति में चाहे रेंज का सेट फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, यदि सीक्वेंस बाउंडेड दी हुई है अपने को तो उसका लिमिट पॉइंट अवश्य मौजूद होगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है, दिस इंप्लाइज द सीक्वेंस एक्सएन हैज एट लीस्ट one limit point. This is the Bolzano-Weierstrass theorem. Thank you very much.